तो वेलकम गाइज। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के घनत्व की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी संकुलन प्रभाव तथा समन्वय संख्या की। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल के घनत्व की। दोस्तों, क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है या घनत्व क्या होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो घनत्व क्या होता है आप बताइए ज़रा। तो कुछ विज्ञान पढ़ने वाले लोग, कुछ विज्ञान पढ़ाने वाले लोग घनत्व को बताते हैं कि ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। दोस्तों, जब भी हम इस तरह की कोई भी बात करते हैं कि इसका अनुपात होता है या द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है या किसी और का अनुपात होता है, तो इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अनुपात से हमें शब्द से कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ें हम, जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि एक शब्द में घनत्व होता क्या है, घनत्व क्या चीज़ है। तो एनसीईआरटी 9th क्लास में भी ये लिखा है कि घनत्व के बारे में कि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, ऐसा कुछ नहीं लिखती वो। और क्या लिखती है वो एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक घनत्व के बारे में? वो कहती है कि एकांक आयतन में पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहती है वो लाइन? कि एकांक आयतन में पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका मतलब घनत्व भी द्रव्यमान ही है, घनत्व भी द्रव्यमान ही भी है। अगर घनत्व द्रव्यमान है तो अलग से इस घनत्व टर्म को यूज करने की आवश्यकता क्या है? क्यों हम द्रव्यमान को ही यूज नहीं कर रहे हैं, घनत्व को यूज करने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, घनत्व को यूज करने की एक विशेष प्रकार की आवश्यकता है। जब दो पदार्थों की तुलना हो कि एक पदार्थ हल्का और एक पदार्थ भारी है, तो इनमें से कैसे बताएं कि कौन हल्का कौन भारी है? तो दोस्तों, जैसे रुई और लोहे के टुकड़े को लेके देखेंगे आप, एक रुई का टुकड़ा और एक लोहे के टुकड़े को लेके देखेंगे और बराबर बराबर के हों, यदि उन दोनों के आयतन बराबर हों, एक अंक आयतन ले लिया जाए, तो उन दोनों आयतनों के अंदर कितना द्रव्यमान है किस पदार्थ के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। जब आयतन को फिक्स करके हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसे घनत्व कहते हैं, और बिना आयतन फिक्स किए द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसे द्रव्यमान ही कहते हैं। तो द्रव्यमान और घनत्व में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। लेकिन बस बात यह है कि वहाँ आयतन फिक्स करके द्रव्यमान की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब जब हम इसे क्रिस्टल के घनत्व में यूज कर रहे हैं, जब इसे हम क्रिस्टल के घनत्व में यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो क्रिस्टल के घनत्व के लिए हमें द्रव्यमान की जरूरत है। आयतन तो हमने लास्ट क्लास में देखा है कि अगर हम क्यूबिक सिस्टम की, घनी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो आयतन AQ हो जाएगा। आयतन तो क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। जब घनी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो आयतन AQ है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए आपको एक टर्म से रूबरू होना पड़ेगा, एक टर्म आपको जानना पड़ेगा। वो टर्म है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? मोलर द्रव्यमान होता है एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल का क्या मतलब होता है? जैसे दोस्तों, दर्जन का मतलब होता है 12, शतक का मतलब होता है 100, उसी तरह से एक मोल का भी कुछ मतलब है। तो एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का क्या मतलब होता है? एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल का मतलब इतने सारे कण है। एक मोल का मतलब कितने कण? 6.022 गुणा 10⁻23 कण। तो जब 6.022 गुणा 10⁻23 कणों का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान है, किसके बराबर है? मोलर द्रव्यमान के बारे में, तब हम कह सकते हैं कि एक कण का द्रव्यमान कितना होगा। एक कण का द्रव्यमान कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं। तो एक कण का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा मोलर द्रव्यमान क्या होता है? एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान, और एक मोल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10⁻23। जब इतने कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर है, तो एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? वही एक एक नियम यूज हो रहा है, तो हम इसे अपॉन में ले जाएंगे और लिखेंगे मोलर द्रव्यमान अपॉन (6.022 गुणा 10⁻23। इस तरह से हम देखें कि एक कण का द्रव्यमान है, दो कणों का निकालना हो तो 2 का गुणा कर देंगे, 3 कणों का निकालना हो तो 3 का गुणा कर देंगे, 4 का निकालना हो तो 4 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही Z कणों का द्रव्यमान निकालना हो तो Z कणों का द्रव्यमान हम लिख सकते हैं Z गुणा मोलर द्रव्यमान को बड़ी M से दिखाऊं मैं आप, तो
जेड गुणा बड़ी एम बटे, और इस संख्या को अगर Na से दिखाऊंगा तो जेड कणों का द्रव्यमान हो जाएगा जेड गुणा एम बटे Na। तो इस तरह से हमें कणों का द्रव्यमान निकल आया है, और द्रव्यमान हमें पता है, और आयतन AQ हमने बात करी थी घनी क्रिस्टल के लिए। तो इस तरह से हम क्रिस्टल के घनत्व का फॉर्मूला बना सकते हैं जेड गुणा एम बटे Na गुणा AQ। दोस्तों इस तरह से हम क्रिस्टल के घनत्व का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो इस तरह से हम क्रिस्टल के घनत्व का फॉर्मूला बना सकते हैं। द्रव्यमान हमने रख दिया, बटे आयतन कर दिया, और इस तरह से हमने क्रिस्टल के घनत्व का फॉर्मूला बना लिया है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। घनत्व निकालना हो तो आपको जेड की वैल्यू दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो आपको बताया होगा कि वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या BCC है या FCC है, और मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। Na की वैल्यू आपको पता ही है 6.022 × 10⁻23। ए क्या है? एकक सेल के किनारे की लंबाई है। या तो किनारे की लंबाई दे रखी होगी या कण की त्रिज्या दे रखी होगी। तो इस तरह से हम क्रिस्टल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिविम में निविड़ संकुलन। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर देखना है कि 3 डायमेंशनल वे में पदार्थ की स्ट्रक्चर, किसी ठोस की स्ट्रक्चर किस तरह की दिखाई देती है। तो देखिए जरा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिविम में निविड़ संकुलन। तो इन 2 इमेज के द्वारा देखिए कि एक इमेज में आपको दिख रहा है कि एक परत है, फिर दूसरी परत है, फिर एक उसी तरह की परत है, फिर दूसरी तरह की परत है, और उस दूसरी वाली इमेज में आप देख रहे हैं कि वहां आपको दिख रहा है कि एक परत तो A है, दूसरी परत B है और तीसरी परत C है, उसके बाद फिर परत A आ रही है, और वो क्यूबिक टाइप का बन रहा है। वो सिस्टम कैसा है? क्यूबिक टाइप का। देखो इसके नीचे लिखा भी है वो कैसा सिस्टम है, क्यूबिक टाइप का सिस्टम है। क्या है वो? क्यूबिक टाइप का सिस्टम है। और ये कैसा है? हेक्सागोनल टाइप का सिस्टम है। तो इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं जब भी हम कणों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं 3 डायमेंशनल में। तो 3 डायमेंशनल में 2 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, एक तो AB टाइप की परत है, एक तो AB टाइप की परत है, और एक ABC टाइप की परत है। तो जब 2 तरह के निविड़ संकुलन है त्रिविम में, तो एक तो AB टाइप का और एक ABC टाइप का। तो जो AB टाइप का होता है उसे SCP कहते हैं, और जो ABC टाइप का होता है उसे CCP कहते हैं। और CCP के सारे गुण FCC जैसे ही होते हैं। CCP के सारे गुण FCC जैसे होते हैं, इसलिए CCP को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हम क्या देते हैं कि CCP में ऑल अबाउट सब कुछ किसके जैसा है? FCC के जैसा है। और इसके बाद हम बात करें HCP स्ट्रक्चर की, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक की बात कर रहे हैं, SCP संरचना की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो वहाँ हेक्सागोनल क्यूब पैक में 6 कोने दिखाई दे रहे हैं ऊपर की सतह पर एक परत में, और नीचे वाली परत भी सेम है A टाइप की, उसमें भी 6 कोने दिखाई दे रहे हैं। जब 6 कोने हैं, जब 8 कोने थे स्टार्टिंग में, तो हमने कहा एक कण का योगदान 1/8 है, यानी कोने वाले कणों का योगदान 1 होता है। तो देखिए जरा, यहाँ कोने वाले कण हैं ऊपर 6, नीचे 6 कोने हैं, तो ऊपर से एक कण का 1 आ गया योगदान कणों का, नीचे से कणों का योगदान 1 आ गया, 2 हो गए। उनके फलक केंद्रों पे भी कण है, उनके कहाँ? फलक केंद्रों पे भी कण है। तो फलक केंद्रों पे कण है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि फलक केंद्र पे आधा अंदर होता है और आधा बाहर होता है। तो एक वहां से आ गया, आधा ऊपर से और आधा नीचे से। कितने हो गए? 3 कण हो गए। देखो 6 ऊपर वाले कोने से उनका 1 योगदान, 6 नीचे वाले कोने के उनका 1 योगदान, यानी कोने वाले कणों का योगदान टोटल कितना होता है? 1 होता है। अगर कहीं कोने में कण रखे हैं तो उन सभी टोटलों का योगदान कितना होगा? इस इकाई सेल के अंदर 1 होगा। तो हम कह रहे हैं ऊपर वाले 6 कोनों के ऊपर वाले 6 कोने के कणों का योगदान 1, नीचे वाले 6 कोने के कणों का योगदान 1, एक फलक के केंद्र का आधा, एक फलक के केंद्र का आधा। तो इस तरह से हम कह रहे हैं आधा और आधा मिलके कितना हो गया? 1। तो कितने हो गए? 1, 2 और आधा मिलके 3, और 3 इसके बीचों बीच में कर रखे हैं। तो इसलिए यहाँ जेड की वैल्यू कितनी होती है? 6। दोस्तों कितनी वैल्यू होती है? जेड की वैल्यू 6। इस तरह से हम ए की वैल्यू देखें तो यहाँ कट बिल्कुल एक दूसरे से टच रखे हैं, तो इसलिए सिंपल क्यूबिक जैसा यहाँ ए बराबर क्या होगा? 2r होगा। या सिंपल क्यूबिक जैसा क्या होगा? ए बराबर 2r। इस तरह से हम इसमें संकुलन प्रभाज की बारे में बात करें तो इसका संकुलन प्रभाज सबसे मैक्सिमम वाला होगा वही 74%। उसको निकालने के तरीके अलग अलग हैं, उसके लिए हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आप उसको आयतन निकाल सकते हैं हेक्सागोनल का, उस फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं ये सारी वैल्यू रख के।
इस तरह से SCP के बारे में हमने दो बातें जानी है कि Z बराबर 1 होता है। संकुलन प्रभाव कितना होता है इसका, संकुलन प्रभाव कितना होता है दोस्तों इसका 74%। अब समन्वय संख्या की बात करें कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है, A बराबर 2R होता है, ये भी जान लिया हमने। और समन्वय संख्या क्या है, तो समन्वय संख्या देखिए एक कण के चारों तरफ कितने कण है, तो इस नीचे वाली सतह के केंद्र को पकड़ो तो इसके चारों तरफ 6 कण तो इसके सतह पे ही, 3 ऊपर है और 3 इसके नीचे होंगे, क्योंकि इसी तरह की परत होगी इसके AB, तो यहाँ A के बाद क्या आएगा B। तो हम कह सकते हैं कि 6 तो कण इसके सतह में ही हैं, 3 ऊपर होंगे और 3 नीचे होंगे, तो कितने कण होंगे, कितने कण हो गए उसके संपर्क में, 12 कण हो गए, 6 और 3 9 और 3 12। तो इस तरह से SCP संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि त्रिविम में निविड़ संकुलन दो प्रकार के हो सकते हैं, SCP एंड CCP। SCP में Z की वैल्यू 6 है, SCP में Z की वैल्यू कितनी है 6, A बराबर 2R है, समन्वय संख्या 12 है, संकुलन प्रभाव 74% है। ये सारे कोड हमने इसके अंदर जाने हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे आगे टॉपिक्स की और कुछ रिक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।